न्यू एक्ट चल रहा है और इसमें कल इसका हमने ओवरव्यू लिया था कि पंजाब लैंड रेवेन्यू के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने कहा था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रिकवरी ऑफ एरियर्स। ये पूरा जो था ये टॉपिक था कल हमने जिसको हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था। अब इसके अंदर हमने ये लिखा था कि इसके अंदर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। फिर इसके अंदर अथॉरिटीज़ हैं जो कलेक्ट करती हैं, तो ये कलेक्शन अथॉरिटीज़ ऑफ कलेक्शन क्या है वो आपके पास आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 है आपके पास लंबरदार एंड नंबर 2 है टपेदार। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये दो अथॉरिटी, अब ये बातें आपको लैंड रेवेन्यू के अंदर हम पढ़ेंगे कलेक्शन के अंदर, तो आपको पता चलेगा 74 to 79 ये बातें कलेक्शन की होंगी। क्या होंगी? कलेक्शन की। और इसके साथ अगर हम ये तो हैं सेक्शंस किसके, PLRA पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 का है। फिर है आपका 45, 46 ये आपको इस कलेक्शन की अथॉरिटीज़ बताते हैं। ठीक है, और ये ऑनवर्ड चलता है 51 तक। ठीक है, ये जो बात है 45 to 51, और ये क्या है, ये लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं 1968 के। यहाँ पे है आपकी क्या, कलेक्शन की अथॉरिटी कौन सी है और कलेक्शन कैसे होती है। तो वो अभी हम देखते हैं कि ये 74 to 79 क्या है जो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली, और फिर ये लोग कौन हैं, कैसे हैं। ठीक है, अभी हमने रिकवरी ऑफ एरियर्स को इंशाल्लाह इसी हम आएंगे, लेकिन वो अभी पेंडिंग है क्योंकि वो आप जाएंगे तो वो 82 ऑनवर्ड 112 तक टोटल मॉड्स बताए गए हैं। और इसी तरह वो अगर आप देखें कि उसके बाद 51 से अगर आप 52 to 55 देखें तो वो कलेक्शन ऑफ रेट एंड सेसेस है। बात तो कलेक्शन की है, तो वो 52 to 55 तक ये भी कलेक्शन है। अब बात है अब 56 to 59 की, ये एरियर्स के साथ है क्योंकि मैंने एरियर्स यहाँ लिखे हैं तो ये एरियर्स के साथ है। तो ये सारे ये रूल्स मिला के पढ़ेंगे तो ये ऐसे समझ ज़्यादा आएगी। ठीक है, चलें जी, अब हम आज हमारा टॉपिक जो है वो है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो वो हम कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को देखते हैं। 74 सेक्शन है जी आपका, वो क्या कहता है, वो कहता है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। पहला बात सेक्शन क्या कर रहा है, लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये 74 है, आप सारों को पता है, मैं इसको सिर्फ आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, अब होल्डिंग की डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ी हुई। हाँ, लायबिलिटी जिम्मेदारी। ठीक है, लायबिलिटी से मुराद जिम्मेदारी। ठीक है, अब वो कह रहा है इन केस ऑफ एनी होल्डिंग की डेफिनेशन आपने सेक्शन 4 में पढ़ी हुई है कि होल्डिंग किसको कहते हैं। ठीक है, जितनी कोई बंदा के पास ज़मीन होगी वो होल्डिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? ठीक है, वो क्या कहलाएगी, 410। होल्डिंग की डेफिनेशन कहाँ है, होल्डिंग 410। ठीक है, अच्छा, वो होल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, वो कहता है मीन अ शेयर और पोर्शन ऑफ स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर आर जॉइंट बाय 2 और मोर लैंड ओनर। जितनी एक ओनर है, हाँ, जितनी जायदाद होगी उसको क्या कहेंगे, होल्डिंग। द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ओनर, होल्डिंग्स एंड इट्स लैंड ओनर शैल बी लायबल। तो यहाँ पे लायबिलिटी की बात कर रहा था कौन, उसने कहा लैंड ओनर। अब देखिए लैंड ओनर की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है
इसके अंदर लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर की 413, ठीक है। तो लैंड ओनर वो होता है जिसके पास कब्जा होता है। मैंने कहा लैंड लॉर्ड ओनर भी हो सकता है, लैंड लॉर्ड भी हो सकता है, बट लैंड, हाँ, वो जिसको उस वक़्त काश्तकार क्या कर रहा है, काश्तकार जो होता है, खाना काश्त में लिखा होता है, वो लैंड ओनर होता है, उससे लिया जाता है। शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू देयर अपॉन एंड जी, एंड इफ देयर बी ज्वाइंट लैंड ओनर्स, अगर एक से ज़्यादा हैं ऑफ द होल्डिंग एंड ऑल द लैंड ओनर्स ज्वाइंटली एंड सेवरली शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। पहली लायबिलिटी अब लैंड ओनर्स की होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सिक्योरिटी भी पे की जा सकती है। कहते हैं लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड, असेसमेंट का आपका पूरा चैप्टर है। एंड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अ होल्डिंग शैल बी द फर्स्ट चार्ज अपॉन द रेंट्स प्रॉफिट्स एंड प्रोड्यूस देयर ऑन। उसका कितना कराया, कितना प्रॉफिट आता है और उसकी प्रोड्यूस कितनी होती है उस पर, सेव विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द कलेक्टर। अब ये एक्सेप्शन कि कलेक्टर की कंसेंट से द रेंट्स प्रॉफिट एंड प्रोड्यूस ऑफ अ होल्डिंग शैल नॉट बी लायबल टू बी टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट until the land revenue chargeable against the rents profits are produced and any area of land revenue due in respect of holding has been paid। उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती जब तक उस होल्डिंग का रेंट या प्रॉफिट हाँ साफ जाहिर है। ये हम आगे जाएंगे कि कौन सी लैंड कास्ट आपने, जैसे कि सीपीसी में जी डेफिनेटली सही कह रहे हैं। आगे जी आपका 76 है ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू किस तरह पेमेंट उसकी रेगुलेट कैसे होगी, उसकी ऑर्डर क्या है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की आपने एक लिस्ट देखी है, मैंने आपको लिखवाई है, वो 15 के अंदर गालबन आपने देखा है या 20 की, कौन सा है इसका रूल्स का, कौन सा रूल आपने देखा है जिसके अंदर वो 30, 29 और 30 है। तो जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की सारी बुक्स दी हुई हैं, देखें वो कौन सा रूल है आपका, 30 के अंदर लिस्ट है पूरी जी। 30 जो है सेक्शन 30 आपका रूल 30 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की वो बुक्स बताई हुई हैं, जिसमें वो उसमें बताया हुआ है जो है शजरा अक्स, शजरा नस्ब, रजिस्टर हकदरान, ठीक है, जिनोलॉजी, वो सारा कुछ वहाँ बताया हुआ है। तो वो आपको मैं इंशाल्लाह ये वो आप लेक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, तो उसके मुताबिक वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी ये जो आती हैं शजरा के पारचा क्या होता है, इवन दो क्या आपका रोज़नामचा वाक़याती क्या होता है, कारगुजारी क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अच्छा आगे चलते हैं जी। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स द नंबर एंड अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। ये ऑर्डर्स की बात कर रहा है, किस तरह, ये क्या तरतीब, जी वो कहता है फिक्स कर सकता है कि इतने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, एंड द टाइम किस जगह पे, किस वक्त पे और किन मैनर्स में, बाय एट इन विच द लैंड रेवेन्यू शो बी पेड। आपने काइंड में करना है, कैश में करना है, किस तरह पे करना है वो बताएंगे जी। अंटिल द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदरवाइज डायरेक्ट्स, और भी कोई बोर्ड बता सकता है, इसके अलावा भी कह सकता है, लैंड रेवेन्यू शैल बी पेबल बाय द इंस्टॉलमेंट एट द टाइम एंड प्लेस एंड इन द मैनर बाय एट एंड विच इट इज़ पेबल इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जिस दिन ये एक्ट बन गया 1967 के अंदर, उस वक़्त से वो कमेंस हो जाएगा, उस वक़्त से जिस वक़्त इसने कह दिया कि इस डेट को, क्योंकि एग्रीकल्चर ईयर की डेफिनेशन भी है कि हर एग्रीकल्चर ईयर में 2 फसलें होती है, एक रबी होती है, खरीफ होती है, ये आपको बताया हुआ, लेकिन आपको क्योंकि यूट्यूबर्स जितने हैं या फेसबुक पे जितने देखने वाले हैं उनके लिए चीज़ें आ जाएंगी। आगे है रूल्स टू रेगुलेट कलेक्शन, रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो रूल्स आपने साथ पढ़ ही रहे हैं, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। 45 से लेकर 51 ये सारे रूल्स हैं।
और द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट विद एक्ट टू रेगुलेट द कलेक्शन रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। वो रूल्स उसने बना दिए हैं और भी बना सकता है। कॉस्ट, हाँ, और रेगुलेट करना है ना, वो गाहे बगाहे चेंज भी करते रहते हैं, उनकी मर्जी है। एंड कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ एरियर्स, इस पे जितने खर्चे जात हैं वो एरियर्स तो नहीं है, लेकिन वो एरियर्स का हिस्सा समझे जाएंगे जी। द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस इशूड अंडर दिस चैप्टर शैल बी रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ द एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसेस वाज इशूड। मतलब भाई पैसे नहीं दे रहे आप, दो क्यों नहीं दे रहे, तो खर्चा भी आएगा कुछ, मतलब उसको लेने भी जाएगा। बस एक बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया, नहीं दे रहा, तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग तो गवर्नमेंट ही इशू करेगी ना, तो उसका खर्चा तो होगा जितना भी प्रोसेस है जी, एरियर्स के अंदर डाली जाती है। जैसे कि हम वकला ज़्यादातर तो हम नहीं करते माज़रत के ख़िलाफ़, मेरे से होता यह है कि डिक्री शीट पास होती है ना, तो उसके अंदर खाना होता है। ये सारे सुन लें, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपको फ़ीस दी है क्लाइंट ने, जो आपने कोर्ट फीस लगाई है, जितनी आपको कॉस्ट हुई हैं, अगर डिग्री आपके हक़ में हो रही है तो आप एक लिस्ट देंगे, वो भी जी वो आपका डिग्री का हिस्सा होगा। लेकिन हम मांगते ही नहीं है, डिग्री के सारे नीचे इतने बड़े खाने बने होते हैं डिग्री शीट के अंदर, वो खाली होते हैं। जितना भी खर्चा आएगा, हाँ, एरियर्स होगा, शाबाश। और सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू एरियर, ये सर्टिफाइड अकाउंट जो होंगे वो एविडेंस होगी एरियर्स की। जनाब देखें ये अकाउंट है, इसके अंदर इसने पैसे दिए ही नहीं, दिखता है ना। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये एक नतीजा खेज सबूत होगा। ये देखें जनाब, हमने किया कि ये नहीं दे रहा ऑफ इट्स अमाउंट एंड द पर्सन हु इज़ द डिफ़ॉल्टर। सर्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना, कि जो डिफ़ॉल्टर का है कि जनाब ये नहीं दे रहा, हर का अलग होगा। सही कह रहे हैं जी जी। देखिए अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट से ये बात है ना कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपका एक अकाउंट ही खुला हो कहीं पे, ऑन अकाउंट ऑफ उनसे लेना कैसे, इससे क्या है, तो वो सर्टिफाई करेगा कलेक्टर कि इस ये वाक़ई ही क्या है, इसने जो है ना ये नादहिंदगान हैं ये लोग, इनसे ये पढ़े। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये जो लंबरदार लेता है उसने लिखा होता है मिस्टर ए से इतने इस फसल में लिए, इतने इस फसल में लिए, तो वो एक अकाउंट है ना, अकाउंट बुक उसको दी जाती है, उसको एक अकाउंट बुक दी जाती है जी, वो सर्टिफाई करेगा कलेक्टर, तो उससे वो एरियर्स बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, कंक्लूसिव होगा। तो ये होगा आपका। अब हम इसके रूल्स देखते हैं, ठीक है, जो 45 से ऑनवर्ड है। देखिए उसने कहा प्लेस ऑफ पेमेंट। अब इसने अगर आपको कैप्शन देखें तो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय लंबरदार्स। लैंड रेवेन्यू शैल बी पेड एट द ऑफिस ऑफ द तहसील टू विच द स्टेट बिलोंग्स। कहाँ पे? कहाँ पे? जहाँ पे स्टेट बिलोंग करती है उस तहसील में, तहसील की ऑफिस में पे किया जाएगा, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कहते वेयर तहसील ट्रेजरी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी, द पेमेंट शैल बी मेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी। वो कह रहे तहसील में उसका अकाउंट ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी नहीं बनाई उन्हें, तहसील ट्रेजरी, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जाएगा। और इसी तरह एक्सप्लेनेशन है द हेड मैन शैल प्रेजेंट द अर्ज अरसाल फॉर्म नंबर 29, पीछे लिखा हुआ बना हुआ है, आपको पता मिल जाएगा पीछे, टू द तहसील रेवेन्यू अकाउंट। तहसील रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं वासल बाकी, जो है वासल बाकी नेवस, ये उसका नाम, बस उसके पास होंगे जो अकाउंटेंट होगा, उसको वासल बाकी कहते हैं। एट द तहसील
who shall verify the correctness and proper distribution of the amount tendered by the reference to the demand statement, जिसको विलेज खतूनी कहते हैं, and shall prepare receipts, ठीक है, वो receipts को दाखिल्स कहते हैं, ठीक है, दाखला जा तो दाखला बनाता है जना, दाखलास, उसको दाखलास कहते हैं, ठीक है, जो फॉर्म 30 में बताया हुआ पीछे। इन ट्रिप्लिकेट, जिसकी 3 कापियाँ होती हैं, 1 2 3 जी, जिसमें वो कार्बन कापी के ज़रिए बनाई जाती हैं। शैल साइन दैम एंड शैल ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार आर द नैब तहसीलदार, जिसको हेड मुंशी कहते हैं। देयर ऑन द हेडमैन शैल देन टेक द मनी, कौन लेके आएगा? हेडमैन, एंड 3 कॉपीज ऑफ द रसीद टू द ट्रेजरी एंड डिपॉजिट अमाउंट इन टू ट्रेजरी। ये ट्रेजरी में जमा कराने का तरीक़ाकार है। हाँ, वो तरीक़ाकार है ना कि अब तो ये लेके आया है तो उसको जमा कराने का तरीका बता रहे हैं। ठीक, हाँ, प्लेस ऑफ पेमेंट की बात करें, जहाँ जमा करना है जी। और नंबर 2 है तहसील में, तहसील में, पहले बात तहसील में है, फिर डिस्ट्रिक्ट, अगर ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, वो वासल बाकी जहाँ पे होता है वो। आगे द हेडमैन में पे लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस बाय मीन्स ऑफ, किन ज़रायों के ज़रिए, तरीक़ाकार क्या है? अ क्रॉस चेक इन फेवर ऑफ द तहसीलदार कंसर्न अलॉन्ग विद द अर्ज इरसाल रेफरेंस, जिसे अर्ज इरसाल के साथ उसने उसके नाम, तहसीलदार के नाम पे क्रॉस चेक के ज़रिए जमा करा सकता है। नंबर 2 रेवेन्यू मनी ऑर्डर in favor of तहसीलदार concerned, in which case the entries of अर्ज इरसाल shall be copied on the coupon of the money order form। वो मनी ऑर्डर फॉर्म कूपन के ज़रिए, मतलब या मनी ऑर्डर के ज़रिए, रेवेन्यू मनी ऑर्डर, या फिर क्रॉस चेक के ज़रिए तहसीलदार के नाम से फेवर ऑफ किसके होगा? तहसीलदार, शाबाश। एंड नंबर 3 एक्सप्लेनेशन है जी, इफ़ द लैंड रेवेन्यू केसेस सेसेस, सेस भी होता है ना, लगान जिसको कहते हैं, एक्सेट्रा आर पेड बाय मीन्स ऑफ अ चेक का रेवेन्यू मनी ऑर्डर, अगर ये किए गए हैं, तहसीलदार कंसर्न शैल अरेंज फॉर द डिपॉजिट ऑफ द सेम इनटू ट्रेजरी, वो फिर क्या करेगा? ट्रेजरी में, वो ट्रेजरी में लेके जाएगा। इन द मैनर रेफर्ड इन एक्सप्लेनेशन नंबर 1, उसी तरह जो मैंने उधर बताए वो दाखिलाज के ज़रिए और वो बनाए जाते हैं। एंड वेयर अ स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बिन मेड with the sanction of the collector authorizing any person to land revenue direct into the district treasury, the payment shall be made to the district collector। हाँ, पहले तहसील ट्रेजरी की बात कर रहा था ना, तो 2 एक्सप्लेनेशन दे दी उसने, अब डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी की बात कर रहा है। और तीसरी बात कर रहा है वेयर स्पेशल परमिशन ऑफ कमिश्नर हैज़ बीन गिवन authorizing any person to pay land revenue into the headquarter treasury, headquarter treasury पे जमा कराओ, और अनदर डिस्ट्रिक्ट या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जमा कराओ, हाँ, स्पेशल परमिशन के साथ, हाँ, कि मतलब अपनी तहसील में या अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में या किसी हेडक्वार्टर में जमा कराने हैं जनाब, तो फिर स्पेशल परमिशन किससे ली जाएगी? कमिश्नर से, कमिश्नर से within the division, within his division, or with the concurrence of commissioner concerned into the headquarter treasury of any district in another division of the Punjab, to the payment shall be made at the place so approved। ये अब आपने जो हाँ, उसके डिवीजन में भी, उसके डिस्ट्रिक्ट में भी, अनदर डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद कमिश्नरी तो दूसरी अथॉरिटी है, ठीक है ना जी। अब जो हमने इस वक्त 45 पढ़ा है उसकी कैप्शन क्या है? 45 ये रूल की बात कर रहे हैं, इसकी कैप्शन है प्लेस ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट। तो ये अब पता चल गया कि तहसील में हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में, या एनी अदर प्लेस,
ठीक है, विद परमिशन, नहीं परमिशन ऑफ कमिश्नर, शाबाश। ये था आपका प्लेस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब ये जो 46 है इसके साथ वो कहता है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस। पीछे बात कर रहा था प्लेसमेंट, अब कह रहा है पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेट्स एंड सेसेस। ये कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय टप्पेदार है। हाँ, ये लंबरदार की बात कर रहा था, तो वो किस तरह होगा? और अगर टप्पेदार करेगा, पटवारी जिसको हम कहा जाते हैं, नहरी पटवारी जो होते हैं वो क्या कहता है? ऑल पेमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस शैल बी मेड टू द टप्पेदार कंसर्न हु शैल इशू रिसीट्स इन फॉर्म 1। पीछे बना हुआ है, वो उसकी मर्जी है ना, वो टप्पेदार को लैंड रेवेन्यू वाक करवा दे या खुद जाके कर ले, वो उनकी मर्जी होती है, ठीक है। हु शैल इशू रिसीट इन फॉर्म 1 टू द लैंड ओनर इन टोकन ऑफ हैविंग रिसीव बाय द गवर्नमेंट ड्यूज। अब ये रसीद जारी करेगा। अब ये इसका मतलब ये है कंसर्न टप्पेदार को जमा कराना है वो रसीद जारी करेगा, ठीक है। फ्रॉम दैम द टप्पेदार शेल डिपॉजिट द अमाउंट इन द ट्रेजरी। वो 30 फॉर्म, जैसे उनके लिए 30 फॉर्म था, जिसे दाखिलाज हमने कहा, ये भी 30 फॉर्म है। विच शैल बी चेक्ड एंड साइन बाय द रेवेन्यू अकाउंटेंट, जिसको हमने क्या कहा था? मुख्तरार और हेड मुंशी, जिसको हमने कहा पीछे, ठीक है वो। अब फिर क्या होगा? वेयर अ स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड। अब इसको रसीद के ज़रिए यही लेगा और ये आगे फिर वो उसी तरह जो दाखिलास के ज़रिए ट्रेजरी में जमा करवाएगा। ये पहली बात है। अब 2 कहता है वेयर अ स्पेशल अरेंजमेंट हैज़ बीन मेड विद द सैंक्शन ऑफ द कलेक्टर ऑथोराइजिंग एनी पर्सन टू पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्ट इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। वो कह रहे हैं उनके कोल भी ना जाओ, सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी जाओ। द पेमेंट शैल बी मेड, फॉर्म फिर भी 30 ही होगा। विच शैल बी चेक्ड एंड साइंड बाय द रेवेन्यू अकाउंटेंट, जिसको हमने क्या कहा है? मुख्तारकार, इसको मुख्तारकार कहते हैं या फिर हेड मुंशी कहते हैं। ये चेक, हाँ जी, मुख्तारकार या हेड मुंशी, और हाँ जी अकाउंटेंट को। आगे जी, द लैंड ओनर मे परमिट द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और अदर ड्यूज बाय मीन्स ऑफ। जी पीछे बाय मीन्स बताया था ना, हाँ बस ये सेम वही बातें हैं, हाँ ये सेम वही बातें हैं। और इन द फोरसेड केसेस द मुख्तारकार कंसर्न शैल अरेंज द डिपॉजिट ऑफ मनी इन द ट्रेजरी इन फॉर्म 30। तो ये वो बातें हैं। फिर आगे सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड बाय मुख्तारकार, हेड मुंशी, सुपरवाइजिंग टप्पेदार एंड टप्पेदार। कहते हैं आल मुख्तारकार्स, हेड मुंशीज, सुपरवाइजिंग टप्पेदार्स एंड टप्पेदार शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिस, जब वो आते हैं संभालते हैं, फर्निश सिक्योरिटी इन द अमाउंट रिस्पेक्टिवली शोन देयर अंडर अगेंस्ट दैम। उसके मुताबिक जितने उनको देने हैं उसके मुताबिक सिक्योरिटी जमा करवाएंगे। आइदर बाय डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ड्यूली इंडोस्ड accompanied by the power to sell the form 31। अब उसके अंदर क्या होगा? मुख्तारकार के लिए 10,000 है, हेड मुंशीज के लिए 5,000 है, सुपरवाइजिंग टप्पेदार के लिए भी 5,000 और टप्पेदार के लिए भी 5,000 है। द सिक्योरिटीज शैल बी डिपॉजिट विद द कलेक्टर। ये सिक्योरिटी कहाँ जमा कराई जाएगी? संभालेगा, हाँ ये वो जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, डेफिनेटली, उसको अकॉर्डिंगली ये जी जी। आगे श्योरिटी टू बी, उसके अंदर आती है। जी ऐसा ही है। श्योरिटी टू बी लायबल इन द सेम मैनर एज प्रिंसिपल। जैसे प्रिंसिपल है कोई श्योरिटी दे जाता है उनके बिहाफ पे, तो वो भी इसी तरह ही जैसे 47 वाले हैं उसी तरह उन पे भी वही बात लागू होगी, 47 वाली बात, ठीक है। वो क्या कहता है? द श्योरिटी आर श्योरिटीज ऑफ द ऑफिसर रेफर्ड इन। भाई वो कहता है मुख्तारकार 10,000 दे रहा है, वो है नहीं उसकी श्योरिटी मैं देता हूँ, तो फिर वो भी 10,000 ही देगा। शैल बी लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट जॉइंटली एंड सेवरली in the same manner as his or her principal is liable to pursue against in case of default। यानी डिफॉल्ट के केस में जो उसकी शॉर्टी है वो लायबल, बिल्कुल सही कह रहे हो।
बिल्कुल सही है। और इसी तरह लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और इज टेकिंग अ डिफरेंट अपॉइंटमेंट, मतलब मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो शॉर्टेज की मतलब डिस्चार्ज नहीं होगी उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाएगा। जी, उस वक्त तक जब तक या तो प्रिंसिपल ऑक्यूपाई पोस्ट ना कर ले या वो सिक्योरिटी जब बॉन्ड कैंसिल ना हो जाए तब तक तो वो एग्जिस्ट करेगा, उसकी डेथ उससे कोई फर्क नहीं। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 50 है हाउ श्योरिटीज में विड्रॉ फ्रॉम फर्दर लाइबिलिटीज। यानी कि हम अपनी शॉर्टेज विड्रॉ कैसे करते कैसे कहते हैं एनी श्योरिटी वेदर अंडर अ सेपरेट और जॉइंट बॉन्ड, बॉन्ड दिया जॉइंट था सेपरेट था, may withdraw from his suretyship at any time on his stating in writing to the officer to whom the bond has been given, जिसको दिया था उसको लिखेगा that he desires so to withdraw and his responsibility under the bond shall cease उसकी खत्म कर दी जाए। after 60 days from the date on which he gives such writing as to all demands upon his principal concerning money for which his principal may become chargeable after the expiration of such period of 60 days, but shall not cease to have any demand which principal may have become liable before expiration of such period। 60 दिन तक तो वो लायबल है, 60 दिन तक अगर कोई वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर तो यही लायबल है, श्योरिटी भी लायबल है, अदरवाइज वो सीज हो जाएगा। After 60 days 60 days after submission of writing जी 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 within 60 days अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो वो लायबल होगा। Even though the facts establish such liability may not be discovered till afterward। और फिर रजिस्टर ऑफ श्योरिटी जो होगा वो 32 फॉर्म में पीछे बना हुआ है और ये कलेक्टर के पास रहेगा, ठीक है। हर ऑफिसर को ये डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है। तो ये 50 था। कल इंशाल्लाह कलेक्शन ऑफ रेट्स एंड सेसेस पढ़ेंगे, ठीक है।